नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उषा दी रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 1 महीने से भी कम समय में 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ज़बरदस्त उत्साह आप लोगों का। तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं। और एक मैं ये स्वीकार भी करना चाह रहा हूं कि आप लोगों के इस उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ा रही है। और उसी जिम्मेदारी के नाते हम आप लोगों की और अधिक गाइड कर सकें या आप लोगों को किस तरह से हम बेहतर सेवाएं दे सकें, उसके लिए हम काम करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे साथी धीर जी का भी एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हालांकि शुक्रिया मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो भी एक तरह से मेरे छोटे भाई की तरह हैं। जिस तरह से वो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं उससे ज़्यादा मोटिवेट वो हमें भी कर रहे हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं। तो मैं उनका भी एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और मैंने जैसे कहा कि आपके रिस्पांस की वजह से हम हमारी रिस्पांसिबिलिटी को ज़्यादा मान रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ, आप लोग खुद आश्चर्य करेंगे। हमारे साथ हैं राजेश कसाना जी जो आरपीएस हैं और अभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक तरह से नोटिफाई हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है। और आप अभी आरपीएस हैं और उससे पहले सब इंस्पेक्टर 2010 के बैच में आप रह चुके हैं। अगर मैं आपको कहूँ एक बात कि आज आपके सामने 2 सब इंस्पेक्टर जो रह चुके हैं वो आप लोगों के सामने है। मैं 1984 में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया था और उसके बाद फिर आरपीएस में आया। और सेम इसी तरह से राजेश जी 2010 में सब इंस्पेक्टर थे और उसके बाद आप आरपीएस हैं। आपके बारे में मैं और भी कुछ जब आगे अपन बात करेंगे तो आपके बारे में मैं कुछ बात और करूंगा। तो मैं सीधे इस गाइडेंस के उस पॉइंट पे आना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजेश जी क्या आप बताएंगे कि ये जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम एक अलग तरह का एग्ज़ाम है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एक अलग तरह का एग्ज़ाम है जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू होता है। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हमारे सभी युवा साथियों को। धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मंच उपलब्ध करवाया, ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिससे मैं युवा साथियों से रूबरू हो सकूं। सब इंस्पेक्टर में सबसे पहले तो ये होता है कि उसके रिटन एग्ज़ाम जिसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर जीके एंड जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह और मेंटल एबिलिटी वगैरह का पार्ट है उसमें, और दूसरा हिंदी का है। रिटन के 2 एग्ज़ाम, रिटन के 2 पेपर हैं, 200 मार्क्स के। और उसके बाद में एक फिर फिजिकल का पार्ट है, उसमें 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। पहले 5 इवेंट होती थी लेकिन अभी उसको 3 इवेंट में कर दिया। उसमें लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस और चिन अप, ये तीनों उसके पार्ट हैं। और इनके बाद में फिर इंटरव्यू, ऐसे 3 स्टेजेस हैं। तो 200 नंबर का जो है जीके एंड जीएस, उसके बाद में लगभग 200 मार्क्स का ही हिंदी और 100 मार्क्स का फिजिकल होता है जो कि फाइनल मेरिट में उसको ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको हिंदी और जीके जीएस के पेपर प्लस फिजिकल का पेपर, उनको मिला के ही आपके इंटरव्यू की मेरिट बनेगी। तो अगर किसी के फिजिकल में 100 हैं और किसी के फिजिकल में 60 मार्क्स हैं, तो अगर उनके सेम मार्क्स हैं रिटन में, तो उनमें जिसके 100 मार्क्स हैं उसको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाता है। ये मेरिट में शामिल भी है और बाद में फाइनल मेरिट में नहीं और है। फाइनल मेरिट में जब होता है तो उसके बाद में इन दोनों पेपर्स का और प्लस इंटरव्यू का, उन दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट डिसाइड की जाती है। तो ये 3 स्टेजेस का एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, जिसमें रिटन पेपर, फिजिकल और उसके बाद में इंटरव्यू। राजेश जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिलेबस है, आपके हाथ में सिलेबस भी है और अभी अपन बात भी कर रहे थे, तो इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि जीके का जो पार्ट है उसकी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और जो दूसरा हिंदी का पार्ट है उसमें किस तरह से तैयारी होनी चाहिए ताकि सिलेबस पे बच्चे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। सर, वर्तमान में जिस हिसाब से मार्केट में और जो ये साइट्स वगैरह हैं, इन पे जिस प्रकार की आपाधापी हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण हो गया कि अब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सही बात है। तो क्या छोड़ना है वो महत्वपूर्ण हो गया। अगर एक बार आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो हो सकता है कि आप आपने राजस्थान की कल्चर में विशेषज्ञता हासिल कर ली हो सकता है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस डायरेक्शन में जाके विशेषज्ञता हासिल कर सकते हो, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है आपको एग्ज़ाम को पास करना,
उससे आप कहीं ना कहीं दिशा से भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो चीज़ें पढ़नी हैं उनको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस स्तरीय बुक पढ़नी है और उनके साथ साथ हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको मार्क्स दिला सकती हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पास करवा सकती हैं। तो वर्तमान समय में जिस हिसाब से मार्केट में बुक्स हैं, जिस हिसाब से मार्केट में मैटर उपलब्ध है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम दिशा को ना भूलकर एक सही डायरेक्शन लेकर उसमें से अच्छी चीज़ें चयन करके और उसमें आप क्या हमारे साथियों को गाइड करना चाहेंगे कि क्या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स में किसी प्रकाशन का नाम ना लेकर मैं सर ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं वो, उनमें एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में आप पुरानी बुक्स आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, इनकी वो भी आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पहले सिलेबस में बुक्स थी वो भी अच्छी चलती है, वर्तमान में जो चल रही हैं वो भी अच्छी हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिल्कुल हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं वो बहुत स्तरीय हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, इनके अलावा अभी जैसे कुछ मार्केट में चीज़ें ऐसी उपलब्ध होती हैं जो सब चीज़ों का एक सार के रूप में होते हैं। मैं जैसे एक चीज़ बताना चाहूँ, मेरे साथी ओम प्रकाश जी, उनकी एक बुक मैंने देखी अभी पिछले दिनों, अवनी प्रकाशन की, राजस्थान कला संस्कृति, उसमें एनसीईआरटी का भी सार है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स का भी सार है, उसमें आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों का भी सार है, सुजस वगैरह ये जो पत्रिकाएँ आती हैं जो राजस्थान सरकार के प्रकाशन हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है उस पर विवाद है तो उनमें भी इन प्रकाशनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि उस प्रकाशन से इस किताब को या उस जगह से इस प्रश्न को लिया गया है। और ये जो बुक्स हैं ये आरपीएससी के पैनल में जो जिनसे एग्ज़ाम में पेपर तैयार होते हैं उनमें भी रहती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि स्तरीय किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ की अकादमी की किताबें पढ़ें, इनसे ज़्यादा बेहतर दिशा मिल सकती है। सिलेबस पे जैसे आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि सिलेबस में जो खास तौर से जैसे मान लीजिए कि जो अपना जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं या क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं उन पे थोड़ा। जैसे सब इंस्पेक्टर का पहला पेपर है जीके और जीएस का, उसमें अभी मेंटल एबिलिटी का और मैथ्स का कुछ पार्ट्स जोड़ा है। तो जीके और जीएस का क्या सर पूरा दायरा बड़ा विस्तृत है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप छोड़ सको। जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, तो मैं उदाहरण दूं कि जैसे राजस्थान आर्ट कल्चर में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान, अब आप इसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को भी ले सकते हो, आप इसमें धार्मिक व्यक्तित्वों को भी ले सकते हो, आप इसमें राजनीतिक व्यक्तित्वों को भी ले सकते हो, आप राजस्थान के व्यक्ति जिसने विश्व में या कहीं जाके अपना काम किया है बहुत अच्छा, उसको भी ले सकते हो लीडिंग पर्सनैलिटी में। तो ये दायरा बहुत बड़ा हो गया। तो उन सब चीज़ों को साथ लेके समेट के चलने से ही इस पेपर में आप सफलता पा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मुझे ध्यान है कि जैसे इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे मान लीजिए सामाजिक मुद्दे या और, तो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो एक तरह से बहुत वाइड भी हैं, तो उन सब का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक मैं आपके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि राजेश जी को खुद को नहीं पता कि इन्होंने कितने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम को आपने टॉप किया, यूँ चलते हुए गए और एग्ज़ाम को टॉप कर दिया उन्होंने। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जैसे मैंने आपको बताया था कि 2010 में आप सब इंस्पेक्टर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, और वर्तमान में आरपीएस भी हैं। तो एक तरह से वर्दी के 4 एग्ज़ाम आपने किए हैं, और इसी तरह से 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम आपने क्रैक किए हैं, और जो कॉलेज लेक्चरर भी आप रहे हैं। तो एक तरह से एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगी, आप अपनी क्या खासियत मानते हैं कि मान लो जीके के पेपर में या किसी और टॉपिक में आप क्या खासियत मानते हैं कि किस तरह से आपने तैयारी पे विशेष ध्यान दिया? सर ये तो क्या है कि सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का मार्गदर्शन है। हम जब तैयारी करने के लिए जयपुर आए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जब हम रह रहे थे, तो जो एग्ज़ाम जैसे कांस्टेबल और 3rd ग्रेड टीचर उस समय आई थी वैकेंसी, तो वो हमारे लिए यूँ लगता था कि ये एग्ज़ाम अगर हमने पास कर लिया तो हमने वेतन नहीं पार कर ली। और अभिभावक भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, तो उनको भी यूँ लगता था कि एक बार आपको सरकारी नौकरी लेनी पड़ी। लेकिन उसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा सर कि जब मेरा फाउंडेशन, मेरा बेस तैयार किया, तो राजस्थान जीएस और करंट अफेयर्स ये मेरे पसंदीदा विषय भी रहे हैं, और इन पे मेरी स्कूलिंग मैंने
10th के बाद में 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस मेरी थोड़ी ठीक थी। ठीक है। तो साइंस और राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनको साथ लेकर और करंट अफेयर्स, इनको उस समय ये था कि किसी भी तरीके से एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, और वो जो फाउंडेशन, वो जो बेस तैयार हुआ, उसी बेस के आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर भी बने, सेकंड ग्रेड टीचर भी बने, असिस्टेंट कमांडेंट तो मैं सुबह उठ के गया, मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आने के बाद भी मैंने कई दिन रिजल्ट नहीं देखा कि मैं पास हो गया। और मेरा साथी था एक नेटवाल जी करके, वो दोनों हम उसमें, मेरी 244 रैंक थी और उसकी 245 रैंक। तो सर एक बार आप, मेरा ये है कि अगर स्टूडेंट एक बार जम के तैयारी कर ले, एक अपना बेस तैयार कर ले, तो वो चाहे जिस तरीके के एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये देखिए आपने कितनी सही बात की कि एनी हाउ सक्सेस हासिल करनी है, कमिटमेंट देखिए आप, तो कमिटमेंट एक बार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर ये बात कहूँ, और मैंने धीरज जी के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे हैं, तो उसमें भी बार बार यही बात की जाती है, और ये आप किसी की भी बात देखेंगे सुनेंगे तो ये कि कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है, वो आप में था। और आप देखिए कि कितने, एक तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि चलते हुए एग्जाम दिए और सारे सक्सेसफुल हो गए, बेस बहुत अच्छा बनाया। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि सक्सेस का एक क्रक्स इन्होंने दिया है, और एक तरह से हमें एक मंत्र दिया है जिस पे हमें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, क्योंकि मैं आपके बहुत लंबे टाइम से संपर्क में हूँ, जब से एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि करंट अफेयर्स पे आपका ज़बरदस्त कमांड रहा है। तो मैं आपके कि एक तरह से मुझे ये सुनना चाहूँगा, ताकि आप सब लोगों को एक ये बताएं कि करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के जो पेपर्स आते हैं, उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस खास तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनसे बच्चे प्राय घबरा जाते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स पे आप बच्चों को बताइए। एक तो करंट अफेयर्स के बारे में, जो मैं अच्छी तरह से आपके बारे में जानता हूं कि आपकी एक तरह से यूएसपी है, आपकी विशेषता है, और दूसरा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो कुछ खास तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कथन कारण के हैं या स्टेटमेंट्स के बारे में, तो उन पे भी बताइए जिससे सामान्यतः बच्चा घबराता है, उन पर बात करिए ना। पुलिस की सेवा में अगर आप जाना चाहते हो, तो पुलिस क्या एक जॉब नहीं है, विचारधारा है। पुलिस की नौकरी एक जीवन शैली है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सब इंस्पेक्टर हो गया और उसके बाद में मुझे एसएचओ लगा दिया गया, तो समय बहुत कम मिलता था, लेकिन उस समय में मैंने वो चीज़ें डिसाइड की कि मुझे ये ही पढ़ना है। और एक स्तर पे जाके आप इस स्थिति में आ जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि जब आपका पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है तो इन चीज़ों में से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट अफेयर्स से अपडेट इसलिए रहना चाहिए कि करंट अफेयर्स से अपडेट होना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि आपके पास एनी टाइम मोबाइल है। अभी सभी एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं आप, तो उनमें जो, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप बीबीसी है, आपके पास ऐप डाउनलोड है, आप बीबीसी देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, सब आपके हाथ में रहता है। उनको दूसरी आप में ये होनी चाहिए कि करंट के प्रति आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, समसामयिक देश में, दुनिया में, स्पोर्ट्स में, राजनीति में, कल्चर में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है आसपास। तो उससे क्या है कि एक तो वो आपकी पर्सनैलिटी को रिच करता है, और दूसरा अगर उस चीज़ को आप लगातार पढ़ते रहेंगे, उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। ठीक बात है। तो करंट अफेयर्स में अगर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो उसके साथ साथ आपको कई चीज़ें वो आपको एग्ज़ाम में भी बेनिफिट देते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो ये है कि उसमें आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, आप मैगजीन्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, स्टेट लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ लिए, नेशनल लेवल न्यूज़पेपर पढ़िए, साइट्स पे बीबीसी वगैरह के इनके देखते रहिए, न्यूज़ सुनिए आप, लगभग 30 मिनट 25 मिनट के इनके आते हैं जो उनको। और दूसरा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा सर कि जैसे संपादकीय वगैरह और ये आते हैं, तो इनमें विचारधारा के प्रश्न को अगर हम एक साइड में रख दें कि इसमें क्या हो रहा है, ये पॉलिसी ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, इसकी बजाय हमें फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई जो प्रश्न या जो चीज़ें या जो संदर्भ अभी चल रहा है उसमें से कौन सी चीज़ हमारे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल है। तो वो चीज़ें, हमें उन चीज़ों पर अगर फोकस रखेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में हमें वो लाभप्रद रहेगी। दूसरा आपने सर प्रश्न किया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन सामान्यतः मेरी जो समझ है उसके अनुसार 3 क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जैसे
ब्लूप्रिंट एग्ज़ाम का, तो उसमें लगभग 30-40% ऐसे होते हैं 100 में से जो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, जिनको एक सामान्य समझ वाला अभ्यर्थी भी कर सकता है। और वो ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत कोई रॉकेट साइंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि एक क्वेश्चन आ गया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता, किसका कथन है, तो किस युद्ध से संबंधित ये कथन है, उस युद्ध में किस किस ने भाग लिया, उस युद्ध में मालदेव की सेना में सेनापति कौन थे, उस युद्ध से संबंधित कौन कौन से जो किस ग्रंथ में उसका विवरण है। ये ऐसी चीजें हैं जो एक सामान्य घटना परिघटना से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। ये फैक्चुअल्स हैं और ये मोस्टली लोगों को तैयार हो जाते। वहां अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आप बहुत लोगों की भीड़ से पीछे हो जाओगे। तो वो ट्रेडिशनल है, सामान्य है, लेकिन उनमें आपको सामान्य के साथ सबके साथ चलना पड़ेगा, वहां आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, अभी नया ट्रेड है, ठीक बात है, जैसे कथन कारण का क्वेश्चन है कि कथन दे दिया, उसकी व्याख्या पूछ ली, आपने कथन दिया, उसकी व्याख्या दी, इनमें कौन सा सही है, क्या इसकी ये व्याख्या कर रहा है। तो एक जो मैं आपसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, तो हम उन चीज़ों को देख देख के पढ़ के इतना वो हो जाता है हमारा कि उनको देखते ही हम घबरा जाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। वो चीज़ें आपको जो आप डीपली आपकी नॉलेज है उससे ही सही हो पाएगी। क्योंकि दूसरा आपका क्वेश्चन आता है जैसे कूट स्पष्टीकरण टाइप आता है कि ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, चारों सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है। तो उनमें छांटना पड़ता है, उनमें से जैसे चारों में से चारों स्टेटमेंट आते हैं और चारों स्टेटमेंट आपको, जैसे आप देखें कि पंचायती राज से रिलेटेड ही आ जाएगा, ग्राम सभा का क्वेश्चन आ जाएगा, पंचायती राज के आर्टिकल्स के जितने भी हैं 243 के इनके क्वेश्चंस आ जाएंगे, वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपने पंचायती राज को ढंग से नहीं पढ़ा तो सतही तौर पे आप तैयारी करके उन क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाते हैं, और वो ही क्वेश्चन मेरिट को डिसाइड करते हैं। सही कहा। अगर आप वहां बैक रह जाते हैं, वहां अगर आप तैयारी सही नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, आपने देखिए कितना सही तरीके से बताया कि कुछ क्वेश्चन सभी सही करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके और भीड़ के बीच में अंतर डिसाइड करते हैं। तो आपको वो उस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और जैसे आपने अभी राजेश जी ने ये बात भी कही कि तैयारी सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, सही नहीं होनी चाहिए, रादर थोड़ी गहराई से होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट को समझें, विषय वस्तु को समझें और करंट अफेयर्स के लगातार हम टच में रहें, तैयारी करते रहें। और करंट अफेयर्स जब तैयार करें तो साथ में उनसे रिलेटेड बातों को भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी सफलता की एक तरह से क्रक्स बताए, गुर बताए। अब चूंकि इसमें फिजिकल का भी एक तरह से टेस्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू तक पहुंचाने में काम आता है। तो फिजिकल के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे क्या कि कब तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, या हम हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम सुबह का समय इस तैयारी के लिए भी दे सकते हैं? तो इस पर आप थोड़ा बताएं ना। जैसे सर आपकी जीवन शैली है उससे हम सीखते हैं कि आप अगर आप एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ मन रहता है, वो तो है ही। स्टूडेंट को तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और उसको योग वगैरह और इन गतिविधियों से जुड़ा रहना चाहिए। फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि जैसे सब इंस्पेक्टर है, मैंने पहले बताया कि कुछ लोग इसको पैशन के रूप में लेते हैं, वो एक नौकरी नहीं है उनके तरह, एक जीवन शैली के रूप में रहते हैं। तो अगर आपका फिजिकल सही है तो वो आपको आजीवन नौकरी में काम देता है। यहाँ फिजिकल, उस फिजिकल की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको नेक्स्ट अहेड लेके जाता है। तो पहले जैसे 2014, 2010, 2006 इन वैकेंसीज में जो फिजिकल होते थे उनमें 5 इवेंट होते थे। हमारे वक्त भी 5 थी। हाँ। जब मैंने दिया था उस वक्त भी 5 मैंने दिया तब भी 5 इवेंट थी, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स थे। हाँ, और उसमें 100 में 100 मार्क्स आप ले सकते हो, लेने भी चाहिए। हाँ, और 100 में 100 मार्क्स लाने से उन बच्चों से आप आगे निकल सकते हो जिनके आपके, और मैंने पहले बताया कि रिटर्न में आपके दो ए और बी के दोनों के सेम मार्क्स हैं, और ए के अगर फिजिकल में 100 हैं और बी के अगर फिजिकल में 60 हैं तो इंटरव्यू कॉल ए का होगा। ठीक बात है। तो आप रिटर्न में अगर बहुत अच्छे हैं तो फिजिकल में भी बहुत अच्छा। तैयारी किस तरह से करनी चाहिए फिजिकल की? सर इसमें 3 इवेंट है। 100 मीटर रनिंग का है जिसमें इनको 40 मार्क्स और 30 मार्क्स और उसके बाद हम पासिंग मार्क्स में इनमें डिवाइड कर रखा है, 16 सेकंड, 15 सेकंड और 14 सेकंड। तो ये धीरे धीरे आप एग्जाम के साथ ही
इनकी तैयारी में रहें, आधे घंटे 1 घंटे जब भी आप अपना फिजिकल का टाइम दें उसमें आप इनकी तैयारी करते हैं। चिनअप्स हैं इनकी फिजिकल में है, इन सब चीज़ों की तैयारी आप करते रहें। लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप की आप तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करनी चाहिए जब आपका रिजल्ट आ जाए। उसके बाद में लगभग 15-20 दिन या तो कोई कोच विशेष के साथ या फिर पूर्व में जो सीनियर्स जिन्होंने एग्जाम पास किया है या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसे आपके 16 सेकंड का, 15 सेकंड का, 14 सेकंड का स्टैंडर्ड है, तो किसी भी जगह जाकर आप उस स्टैंडर्ड के आधार पे आप तैयारी कर लो। पर यह है कि अगर सब इंस्पेक्टर में आप इसमें चांस है, आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं और नेक्स्ट में फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन फाइनल मेरिट तक पहुंचाने में आपके लिए बहुत योगदान सही देता है। सही आपने कहा। तो मतलब अगर यूं कहूं कि आपने ये बात कही कि आपको तैयारी फिजिकल की साथ रखनी चाहिए जी। क्योंकि आप तैयारी नहीं कर सकते हुए चलो 5-7-10 दिन में आप फिजिकल के उस लेवल पे आ जाएंगे जो वहाँ है। तो अच्छा, इससे क्या एक तरह से आपका रोजाना की अगर मान लीजिए सुबह आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकली भी फिट रहेंगे, और जैसा भी अभी राजेश जी कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो आपको पढ़ाई में भी एक तरह से उसकी मदद मिलेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि इसमें इंटरव्यू का भी पार्ट है, तो इंटरव्यू के हालांकि हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से पूरा आप लोगों को गाइड करने के लिए किसी एक्सपर्ट के साथ बात करें, लेकिन फिर भी चूंकि आपने लंबा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू को लेके भी और फेस भी किए हैं, तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स को आप गाइड करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे क्या? इंटरव्यू के क्या सर, जैसे फिजिकल और इनका रिजल्ट आने के बाद में कुछ समय मिलता है तो इंटरव्यू की तैयारी कर लें। उसमें एक इंटरव्यू की अलग ही मानसिकता के आधार पर तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में भी जैसे मैंने भी दिया, आरएस का इंटरव्यू दिया, सब इंस्पेक्टर का दिया, कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू दिया, स्कूल लेक्चर का भी उस समय इंटरव्यू दिया जब मैं पास हुआ था। तो इंटरव्यू बोर्ड सामान्यतः यही पूछता है कि हमने आपकी जो तैयारी है, जिस लेवल पे आप जो स्किल हमें चाहिए वो हमने आपके रिटर्न में देख ली है। अब आपकी एक जो सामान्य समझ है उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसमें मुख्यतः क्या है कि समसामयिक मुद्दों पे मुख्यतः चलता है। और अभी जो इंटरव्यू वगैरह की ये हैं कि 2016 बैच के जो आरएस के इंटरव्यू हुए 2017 में, और अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू चले सब इंस्पेक्टर के, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है और किस लेवल के प्रश्न किए जा रहे हैं वो सोशल साइट्स पे आ जाते हैं, फेसबुक के ग्रुप बन जाते हैं वो, तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर तैयार करके अभ्यर्थी चला जाता है। बाकी कुछ ऐसे सवाल होते हैं उनके लिए आपको हमेशा एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी जो आरपीएससी के चेयरमैन थे वो कहा करते थे कि बिना नकेल का ऊँट है इंटरव्यू, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। आपने राजनीतिक मुद्दों पे आपकी शुरुआत हो गई और बोर्ड को लगा कि आपकी समझ अच्छी है तो हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू उसी पे चल जाए। तो इंटरव्यू के लिए तो एक स्किल के बाद में आपकी सामान्य समझ कैसी है वो तैयार की देखी जाती है। टेस्ट है वो एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट है, और उसमें जो आपकी इनहेरेंट चीज़ें हैं वो शो होती हैं। कुछ जैसे मेरे हमेशा इंटरव्यू में बहुत अच्छे आए, यूपीएससी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, यहाँ भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। निश्चित रूप से अगर आप तो अपने आप में यूनिक हैं कि भी नो एग्ज़ाम क्रैक किए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भी इंटरव्यू में भी तो एक तरह से कंप्लीट पर्सनैलिटी आपके सामने जो है, जो आप आज आपसे बात कर रही है। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स आपसे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और मोटिवेट भी होंगे। इसके अलावा अगर कोई बात इस पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप कोई बात कहना चाहें तो? सर इसमें क्या, जैसे बच्चे हैं तो उनको क्या है कि ग्रुप डिस्कस करना चाहिए आपस में। ग्रुप डिस्कशन, ठीक बात है। जो तैयारी किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप कमरे में बंद होकर एक कोकून में एक दायरे में बंद होकर आप तैयारी कर रहे हो सकता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन का पता लगता है कि आप इर्द गिर्द का अपना थोड़ा टेस्ट करो, अपने साथी से, अपने समकक्ष से, जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्वेश्चंस को शेयर करते हैं तो अपनी लेवल का नॉलेज, आपकी नॉलेज का लेवल पता चलता है। दूसरा टेस्ट सीरीज हालांकि मैंने नहीं दी, लेकिन मुझे इस चीज़ का ये है कि नुकसान हुआ, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी। टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए, उससे क्या आप स्वयं का आकलन कर पाते हैं। टेस्ट सीरीज में ये होता है कि उन मार्क्स को नहीं देखें आप जो तथाकथित कोचिंग वाले आपको देते हैं, उन मार्क्स की तरफ ना जाकर, और इसमें तो ऑब्जेक्टिव है तो ये सबसे बढ़िया फायदा है। डेस्क्रिप्टिव में तो हो सकता है कि वो आपको 10 में से 10 भी दे दे या 10 में से 2 भी दे दे, लेकिन इसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ग्रुप डिस्कस करें और टेस्ट सीरीज दें, और मॉक इंटरव्यूज आप जितने ज़्यादा हो सके उतने देने हैं। तो
फाइनली एक कंप्लीट पैकेज टाइप है ये सब इंस्पेक्टर का, और इसमें आपका डायरेक्शन यही होना चाहिए कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी। आरएस से रिलेटेड भी सारे, इसमें जो भी आरएस का पेपर है, मैं ये कहूँ कि फर्स्ट पेपर जो है हिंदी को छोड़कर, और हिंदी तो आपकी मेंस में आएगी, ठीक बात है। तो ये पूरा पीटी का सिलेबस है। लेकिन इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर में हो सकता है कि पीटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हों और सब इंस्पेक्टर में नहीं होगा, तो इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए सब इंस्पेक्टर ओरिएंटेड ही होना पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर साथ चलेंगे, और बहुत अच्छी जॉब है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि आप अपन तो दोनों ही उसमें इस स्टेज से गुजरे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ये फोटो देख रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग आरपीएस की ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें आप बेस्ट कैडेट के रूप में आप रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और जो सोर्ड ऑफ ऑनर आपको इसके लिए मिली है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरा ये मानना है कि आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो युवा साथी हैं उनको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और एक फीलिंग लाएंगे कि भी हमें इस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो मैं हमारे सभी युवा साथियों को एक तरह से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो फोर्थकमिंग एग्ज़ाम है, हालांकि एग्ज़ाम की डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अभी भी टाइम मैनेजमेंट करके चले, और उस तरह से अपने आप को एक तरह से टारगेट फिक्स करके चले। जैसे आपने भी कहा कि एनी हाउ हमें यहाँ तक पहुँचना है, अगर वो लक्ष्य को हमने अगर केंद्रित किया है, टारगेट को फिक्स किया है, तो हम निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो राजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आपकी ट्रेनिंग आप चित्तौड़ ज़िले में कर रहे हैं, तो मैं आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग की भी कामना करता हूँ, और उसके बाद पोस्टिंग की भी। और मुझे निश्चित रूप से मैं आपके बारे में कह सकता हूँ कि मुझे आपके पे लेके विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के संस्कार आप में हैं, तो एक हम राजस्थान को एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर मतलब मिल रहा है। तो उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, न केवल मेरी तरफ से बल्कि हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम एक बार फिर नेक्स्ट जल्दी ही आप सब लोगों के लिए किसी और अच्छी शख्सियत से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मुझे बुलाया, ये मंच उपलब्ध करवाया। इंटरव्यू के दौरान भी मैं और मेरे मित्र ओम प्रकाश जी सर के पास जाते थे, सचिवालय में वहाँ बैठते, तो मॉक इंटरव्यूज लिया करते थे सर हमारे। नहीं खैर, वो तो कई चीज़ें हमसे पूछते थे, वो बताते थे हम। और सब इंस्पेक्टर में ये है, एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि ये वैकेंसी 4-5 साल में आती है। अगर आपको पुलिस का चार्म है, वर्दी का चार्म है, क्योंकि आरपीएस की और आईपीएस की बहुत सीमित पोस्टें होती हैं, तो 869 आपके पोस्टें हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। इस चीज़ को अगर लेके चले, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती 2026 में आएगी, अब 27 में आएगी, पता नहीं। इसलिए इस बार जितना अगर सब इंस्पेक्टर बनना है और आपको वर्दी प्राप्त करनी है, तो अपने जी जान झोंक दो, पूरा प्रयास करो। और सर और मैं, हम जैसे भी हैं, जो भी समय समय पर आपको जो भी मार्गदर्शन या जो भी चीज़ें हमने जो किया, हमें जो लगता है कि आपको बतानी चाहिए, वो बताते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।